नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर आशुतोष, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीखो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने परसेंटेज का पहला पार्ट पढ़ लिया है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में हमने परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ उससे भी अच्छे क्वेश्चन हम दूसरे पार्ट में करने वाले हैं। तो अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया है तो आप पार्ट 1 ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, आइए हम अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 sets of 40, 50 and 60 students appeared for an examination and the pass percentage was 100, 90 and 80 respectively. The pass percentage of whole set is। कह रहा है कि एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमशः 100, 90, 80 था। उन सभी समूहों के कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। तो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 3 सेट हैं, 3 स्टूडेंट्स के सेट हैं जो 40, 50 और 60 स्टूडेंट्स के। ठीक है, और जो उनका पासिंग परसेंटेज है वो क्रमशः कितना है, 100, 90 और 80 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल पासिंग परसेंटेज के हिसाब से निकाल लेंगे कि कितने लोग पास हैं। ठीक है, तो पहले सेट में कितने हैं, 40 है, तो 40 का कितने परसेंट पास है, तो 100% पास है। देखिए, तो 40 का 100%, 40 का 100%, 40 के ही बराबर होगा, मतलब 40 गुणे 40 और गुणे 100 और बटे 100, तो 40 का 100%, 40 के बराबर। फिर दूसरे सेट में कितना है, 50 है, दूसरे सेट में 50 है, तो 50 का कितना प्रतिशत, 50 का हो गया 90%। कैसे निकालेंगे, तो 50 गुणे 90 बटे 100। ठीक है, तो कट जाएगा 2 जीरो से जीरो, 5 9 45 आ गया। ठीक है, तीसरे सेट में कितने स्टूडेंट्स हैं, तीसरे सेट में स्टूडेंट्स हैं 60, तो तीसरे सेट में 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 स्टूडेंट्स का कितना प्रतिशत निकालना है आपको, 80% निकालना है। देखिए यहाँ पे 80 दिया ना, तो 60 का 80%, तो 60 का 80, 60 गुणे 80 बटे 100, तो 2 जीरो जीरो कट गया, कितना आ गया 48। तो कुल पास स्टूडेंट कितने हो गए, कुल पास हो गए पहले में 40, दूसरे सेट में 45 और तीसरे सेट में 48। तो कुल जो पास हुए वो कितने हो गए, तीनों को जोड़ दिया तो आ गया 133, मतलब 133 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हो गए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा था कि कुल छात्रों का उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। तो कुल छात्र का उत्तीर्णता प्रतिशत कुल छात्र के हिसाब से निकलेगा। तो कुल छात्र कितने हैं, तो 40 यहाँ पे हैं, 50 यहाँ पे हैं, 60 यहाँ पे हैं, तो कितना हो गया 50, 40, 90 और 60 कितना 150। तो कुल छात्र कितने हैं, 150, उसमें से पास कितने हुए 133। ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज ऑफ होल सेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 133 को बटे किससे भाग करना पड़ेगा, 150 से। तो 133 और बटे 150, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 88 सही 2/3%। आया कैसे, थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे इसको। आया इस तरह से कि यहाँ पे हमने इसको 50 से काटा तो 50 दूना 100 हो गया, 50 तियाँ 150 हो गया, तो आ गया 133 गुणे 2/3। अब इस 133 और 2 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 266 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 266 आ जाएगा। ठीक है, और 266 में बचे बटे में कितना है, अभी बटे में 3 है। अब इसको काटिए तो 3 अट्ठे 24। ठीक है, फिर से 2 आ गया, फिर 26 हो गया, फिर कटेगा 3 अट्ठे 24, कितना बच गया 2 बच गया, तो 2/3। तो आंसर कितना आ गया 88 सही 2/3%। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, इसमें क्या है, 3 सेट हैं कितने स्टूडेंट्स के, 40, 50 और 60 स्टूडेंट्स के। ठीक है, उसमें उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है उनका, 100, 90 और 80% है। उसमें इंडिविजुअल पासिंग परसेंटेज के हिसाब से निकाल लिया, कितने हैं, 40 का 100% 40 के बराबर, 60 का 80% 48 के बराबर। ठीक है, और 50 का 90% 45 के बराबर। कुल पास कितने हुए, तो 40 और जो है आपका 48 और 45 तीनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 133। और होल सेट का निकालना है, तो होल सेट में कुल कितने लोग हैं, तो 60, 50 और 40 मिला के कितने हो गए 150, तो 133 बटे 150 गुणे 100 कर दिया, तो कितना आ गया 88 से ही 2/3%। ठीक है, आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50%, द परसेंटेज इंक्रीज्ड इन सरफेस एरिया इज। ठीक है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी।
ठीक है, क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले तो थोड़ा सा एक बात समझिए, बात ये समझने वाली है कि जब कोई भी आपको 2D इमेज की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, 2 डायमेंशनल इमेज की। जैसे 2 डायमेंशनल इमेज कौन कौन सी हैं, जैसे आपका स्क्वायर है, जैसे आपका रेक्टेंगल है, ठीक है, जैसे आपका ट्रायंगल है, जैसे आपका वृत्त है, ठीक है, मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वृत्त, ये सब क्या है आपके, ये आपके द्विविमीय आकृतियां हैं, 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो 2D स्ट्रक्चर में हमेशा क्या निकालते हैं हम लोग, 2D स्ट्रक्चर में हम लोग हमेशा निकालते हैं एरिया। 2D स्ट्रक्चर में क्या निकालते हैं, हमेशा हमेशा निकालते हैं एरिया, ठीक है। तो 2D स्ट्रक्चर में हमेशा एरिया निकाला जाता है। एरिया की यूनिट क्या होती है, या तो मीटर स्क्वायर होगी या सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, इस तरह से कुछ होती है, ठीक है। और जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसमें हमेशा क्या निकालते हैं, जो 3D स्ट्रक्चर, जैसे 3D स्ट्रक्चर कौन से, जैसे 3D स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, तो 3D स्ट्रक्चर आपका होता है, जैसे आपका क्यूब हो गया, ठीक है, जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ठीक है, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये सब क्या है, ये त्रिविमीय आकृतियां हैं, ठीक है। मतलब जैसे बेलन, घन, घनाभ, ठीक है, और आपका शंकु, ये सब क्या है, त्रिविमीय आकृतियां है ना। तो ये त्रिविमीय आकृतियों में हमेशा क्या निकाला जाता है, इसमें वॉल्यूम निकाला जाता है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाता है, और उसके बाद जो है टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम की यूनिट होती है हमेशा कितनी होती है, या तो मीटर क्यूब होगी या तो सेंटीमीटर क्यूब होगी, इसी तरीके से कुछ होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब कुल मिला के ये हुआ कि यहाँ पे हमें जो निकालना है वो किस में निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि निकालनी है तो कितनी यूनिट्स होंगी, 2 यूनिट होगी, मतलब या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब इस तरह के सवाल सॉल्व किए जाते हैं तो जितनी बार दिया हुआ होता है उतनी बार हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो वृद्धि है वो कितनी है, प्रत्येक सिरे में 50% की वृद्धि है, तो x को भी 50 मानेंगे, y को भी 50 मानेंगे, और इक्विवेलेंट परसेंट चेंज के फॉर्मूले में रख देंगे। ये एरिया में परसेंट चेंज हो रहा है, किस में चेंज हो रहा है, एरिया में, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 50, और हमने रखा है x की जगह 50, y की जगह 50, और 50 गुणे 50/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 50 50 100 और प्लस 25 कितना हो गया, 125%। कितना हो गया, 125%। सरफेस एरिया में इंक्रीज कितना आ गया, 125% आ गया, ठीक है। अच्छा एक बात और समझिए, अगर इसकी जगह पे आपसे ये पूछ लेता कि उसके वॉल्यूम में वृद्धि कितनी होगी, उसके वॉल्यूम में वृद्धि कितनी होगी, तो यहाँ पे आपने निकाला है 125%। कितना निकाला है, यहाँ पे हमने निकाला है कितना, 125%। तो अगर वॉल्यूम में पूछता तो यही प्रोसेस फिर से रिपीट कर देते। इसको हम क्या मान लेते, इसको हम x मान लेते, और y की जगह क्या मान लेते, y की जगह हम मान लेते 50, y की जगह क्या मान लेते, 50, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो होता है एक घन होता है, घन के तीनों सिरे क्या मतलब जो लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई होती है क्या होती है, बराबर ही होती है, ठीक है। तो x की जगह अब 125 रखते और y की जगह 50 रखते, इसी फॉर्मूले में रख देते, तो जो भी आंसर आता वो किस में आता, वो आता जो है एरिया में चेंज, एरिया में जो मतलब वृद्धि हो रही है। देखिए अगर ये आंसर जो आ रहा है ये प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वृद्धि हो रही है। अगर ये माइनस में आता तो इसका मतलब क्या होता, डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब वो चीज़ें क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है। वो कहीं पे भी इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, आंसर अगर प्लस में तो इसका मतलब बढ़ रहा है, अगर नेगेटिव में तो इसका मतलब घट रहा है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्या है, अ रिडक्शन ऑफ 21% इन प्राइस ऑफ एन आइटम इनेबल्स अ पर्सन बाई 3 kg मोर फॉर ₹100। द रिड्यूस प्राइस ऑफ एन आइटम पर केजी। कह रहा है किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, ठीक है। इसमें कह रहा है कि किसी वस्तु में कितने प्रतिशत की कमी की जा रही है, 21% की उसकी कीमत में, ठीक है। और जिसकी वजह से जो है कोई भी व्यक्ति है वो 100 रुपये में अब कितनी ज़्यादा खरीद रहा है, 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद रहा है। मान लो कोई भी चीज़ होती है, कोई भी कमोडिटी या भी कोई कोई वस्तु होती है, तो उसका रेट जब कम होता है तो उतने ही पैसे में वो सामान आपको क्या मिलता है, ज़्यादा मिलने लगता है, ठीक है। तो बस उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए ज़रा ध्यान से, 21% की कमी हो रही ना, तो इसको हमने भिन्न में बदल लिया, कितना हो गया, 21/100। अच्छा, अगर हमने मान लिया कि
100 रुपये जो है वो पहले खर्चा होता था, अब 21 रुपये कम खर्चा होगा तो कितना खर्चा होगा, तो कितना खर्चा होगा, 79 खर्चा होगा। यही तो बात हुई। मतलब पहले वो कितने रुपए खर्च करता था, 100 रुपये, अब कितने रुपए खर्च कर रहा है, 79। मतलब पहले उसको जो वस्तु मिलती थी वो 100 रुपये केजी मिलती थी, अब उसको कितने रुपए केजी मिल रही, 79 रुपीज़ केजी मिल रही। ठीक है, तो इस केस में अब क्या होगा देखिए, ये तो प्राइस की बात हो गई। जो प्राइस होता है वो क्वांटिटी के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल क्यों होता है उसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। जैसे जो एक्सपेंडिचर होता है हमारा, ठीक है, वो होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी। अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ध्यान से समझिए। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि मान लो आपने 10 रुपये किलो कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, और 10 किलो खरीदे तो कितने रुपए खर्च करेंगे आप, 100 रुपये खर्च करेंगे ना। अगर 5 रुपये में कोई चीज़ है और 10 किलो खरीद रहे हैं तो कितने रुपए खर्च करेंगे, 5 दामा 50 रुपये। ठीक है, तो जिस केस में ये एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, मतलब एक्सपेंडिचर की वैल्यू नहीं बदलेगी, उस केस में P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/Q। ठीक है, यही तो हो जाएगा। अगर इसको कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P इज प्रोपोर्शनल टू 1/Q। मतलब अगर जो है यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो प्राइस पे डिपेंड करेगी। अगर प्राइस बढ़ेगी, ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो पहले कितना था, 100 रुपये था, अभी कितना हो गया, 79 हो गया। क्वांटिटी जो होगी उसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। क्वांटिटी में जो है पहले कितनी क्वांटिटी मिलती थी उनको, 79, ठीक है जी, अभी कितनी मिल रही है, 100 kg, क्योंकि रेट कम होने की वजह से क्वांटिटी बढ़ गई। पहले 79 मिलता था, अभी कितना मिल रहा है उनको, 100 kg। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, इनका डिफरेंस हो गया 21 kg। कितना डिफरेंस हो गया, 21 kg। लेकिन आपके क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस दिया है, आपके क्वेश्चन में दिया है 3 kg का डिफरेंस। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 kg का तो डिफरेंस दिया है कि भाई अगर जो है 21% की कमी हो जाएगी तो व्यक्ति को 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक मिलेगा। यहाँ पे कितना अधिक मिल रहा है, यहाँ पे 21 kg अधिक मिल रहा है, आपके क्वेश्चन के हिसाब से 3 kg अधिक मिल रहा है। तो आपके हिसाब से एक क्वेश्चन के हिसाब से 3/21 के बराबर, मतलब एक कितने के बराबर हो गया, 1/7 किलोग्राम के। ठीक है, तो बाद में क्वांटिटी कितनी थी, बाद में जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 100 kg थी ना। तो 100 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1/7 गुणे 100, तो कितने के बराबर, 100/7 kg। मतलब क्वेश्चन के कितने केजी के बराबर, 100/7 kg के बराबर। ठीक है, अब प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी होगी, तो कीमत कितनी होगी यही आपको निकालना है। तो रुपए कितने खर्च कर रहा था वो, 100 रुपये खर्च कर रहा था, प्रति किलोग्राम कीमत कितनी थी, और कितने किलोग्राम मिल रहा था, 100/7 किलोग्राम। तो 100/100/7, तो 100 से 100 कट गया, ये 7 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया, ये 7 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो रहा है, 21% की कमी हो रही है। ठीक है, अब 21% की अगर कमी हो रही है तो 21% की कमी होने की वजह से अब वो कितने का हुआ, ठीक है, तो भाई पहले वो 100 का मिलता था, अब कितने का हो गया, 79 का। ठीक है, क्वांटिटी में क्या हुआ, जिसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब क्वांटिटी पहले कितनी मिलती थी उनको, 79 kg, अभी कितनी मिल रही है, 100 kg। डिफरेंस कितने का है, 21 kg का। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 3 kg। हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन के हिसाब से 1/7 kg के बराबर है। ठीक है, बाद में क्वांटिटी कितनी है हमारी, बाद में हमारी क्वांटिटी कितनी है, 100 kg है ना। 100 kg कितने के बराबर, 100/7 kg के। ठीक है, अब आपसे क्या हुआ, प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है। ठीक है, तो कितने रुपए खर्च कर रहे हैं हम, 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, और कितने किलोग्राम वस्तु मिल रही, 100/7। तो 1 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी, 1 किलोग्राम की कीमत कितनी होगी, तो 100/100/7 बराबर 7 रुपये प्रति किलोग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे इसको थोड़ा सा यहाँ पे भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 10 रुपये किलोग्राम कोई वस्तु है, 10 किलो आपने खरीदी तो कितने रुपए खर्च किए, 100 रुपये। यही तो बात हुई। ठीक है, कितने रुपए खर्च किए, 100 रुपये खर्च किए। ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर आपको ये क्वांटिटी ना दी गई होती, बोला जाता है कि 10 रुपये की कोई वस्तु है और हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो आपको ये निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर बाई प्राइस, और प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बाई क्वांटिटी। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, क्वांटिटी कितनी है, 100/7। तो 100/100/7 हो जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
अगले क्वेश्चन में कहता है द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी अल्टरनेट ईयर by 10%. If started with increase in 2000, then the strength of school in 2003 as compared to that in 2000 was. एक स्कूल में छात्रों में संख्या में हर एकांतर वर्ष में क्रमशः 10% की वृद्धि होती है। कितने की वृद्धि होती है? 10% की वृद्धि और कमी हो जाती है। वर्ष 2000 में वृद्धि हुई तो 2003 में 2000 की तुलना में छात्रों की संख्या कितनी हुई, यही आपसे पूछा गया है। तो जरा ध्यान से इस बात को समझिएगा। जैसे इसमें ये कह रहा है कि जो 2000 वर्ष है, मान लो 2000 में 10% की वृद्धि हो रही, 2000 में क्या हो रहा है? 10% की वृद्धि हो रही। लेकिन 2001 में क्या हो रहा है? 10% की कमी हो रही। फिर 2000 में 10% की क्या हो रही? वृद्धि हो रही। ठीक है। और उसके बाद जो है 2002 में 10% की वृद्धि हो रही, 2003 में आपसे पूछा है। ठीक है। तो 3 बार इसमें चेंजेस आ रहे हैं। कितनी बार चेंजेस आ रहे हैं? 3 बार चेंजेस आ रहे हैं। एक बार 10% वृद्धि हो रही, फिर 10% की कमी हो रही, फिर 10% की वृद्धि हो रही। तो हम बस इसको कुछ नहीं करना है, आराम से मान लेना है कि संख्या में जो है मतलब छात्रों की संख्या कितनी है 2000 में? 100। हमने माना कि छात्रों की संख्या 2000 में कितनी है? 100। ठीक है। तो जब छात्रों की संख्या 2000 में कितनी है? 100। तो 2001 में कितनी हो जाएगी? तो उसका 10% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110% हो जाएगा। तो 100 गुणे 110/100 कितना हो जाएगा? यही तो होगा, 100 गुणे 110/100। 2000 में ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। फिर 2001 में कितनी हो जाएगी? 2001 में 10% की कमी हो जाएगी। जब 10% की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 90 गुणे 100। 10% कम हो गया तो 90% हो गया। फिर 2002 में क्या हो जाएगा? 10% की वृद्धि हो जाएगी। 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 110 गुणे 100। अब सबको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया आपका? यहाँ पे आ गया 11 गुणे 9 गुणे 11/10। ठीक है। तो 11 गुणे 11 कितना आ गया? 121 और गुणे 9/10। ठीक है। यहाँ पे हमने काटा था, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया था। ठीक है। और 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दिया था। ठीक है। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया था। तो आंसर हमारा आ गया था 1089/10। तो अभी क्या हो गया? वृद्धि कितनी हो गई? तो इसको सॉल्व करने पे आया 108.9। अब वृद्धि निकालना है तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो 108.9 में से 100 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 8.9% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कितने की वृद्धि हो जाएगी? 8.9% की वृद्धि हो जाएगी। एक बार फिर से देखिए, 2000 में छात्रों की संख्या हमने माना कितना है? 100। 2001 में कितना 10% की वृद्धि हुई? 110 हो गया। ठीक है। और सॉरी, 2000 में वृद्धि हुई 10% की तो कितना हो गया? ठीक है, 110/100। 2001 में कमी हो गई तो 90/100। 2002 में कितना हो गया? 10% की वृद्धि हो गई। 2003 में आपसे पूछा है, 2002 के बाद 2003 ही तो आएगा। 2003 में क्या संख्या रही होगी? 2003 में जो संख्या रही होगी वो कितनी? तो इसको यही निकालना है। इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद आया हमारा कितना? 108.9। तो कितना आया प्रतिशत वृद्धि? 8.9% की वृद्धि हुई। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ 60% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी। ठीक है। बी इज इक्वल टू 40% ऑफ सी, सी इज इक्वल टू x% ऑफ ए, देन वैल्यू ऑफ x इज। ठीक है। यदि ए का 60%, ए का 60%, बी का 30% है, बी बराबर सी का 40% और सी बराबर ए का x% है, तो x का मान क्या होगा? ठीक है। ए का 60% किसके बराबर है? बी के 30% की। तो लिख दीजिए हमने ए का 60% बराबर बी का 30%। तो ए गुणे 60/100 बराबर बी गुणे 30/100। तो 100 से 100 कट गया। उसके बाद हमने यहाँ पे 30 से 60 को भी काट दिया, 1/2 आ गया। या सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे 1/b बराबर कितना आ गया? यहाँ पे a/b बराबर कितना आ गया? 30/60 बराबर 1/2। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद बी के बारे में क्या कह रहा है? बी के बारे में कह रहा है कि बी बराबर सी का 40%। तो बी बराबर सी का 40%, तो बी बराबर 40 गुणे c/100। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने सॉल्व किया इसको। ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब बी की जगह वैल्यू हमने रखी 2। देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू आई, ए की आई 1 और बी की आई 2। तो बी की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 पुट कर दी। अब सी की वैल्यू निकाली तो सी सॉल्व करने पे आ गया 5। ठीक है। फिर सी के बारे में कह रहा है सी बराबर ए का x%। तो सी बराबर हमने लिख लिया a इंटू x/100। ठीक है। सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 5। उस वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट कर दिया। 5 बराबर ए की वैल्यू कितनी है? 5 बराबर ए की वैल्यू 1 है। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1 गुणे
एक्स बटे 100, 5 बराबर हो जाएगा 1 गुणे एक्स बटे 100। एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है तो एक्स बराबर 5 गुणे 100 कितना प्रतिशत हो जाएगा 500%। तो एक्स बराबर हो गया 500%। इसका मतलब क्या हुआ कि सी बराबर ए का 500%। एक्स की वैल्यू आपकी यहाँ पे निकल गई। फिर से देखिए ए इंटू 60/100 बराबर बी इंटू 30/100। ठीक है, तो ए बटे बी कितना आ गया 1/2, मतलब ए और बी की वैल्यू आ गई। ए बराबर आ गया 1, बी बराबर आ गया 2। बी बराबर क्या है 40 गुणे सी बटे 100। तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दी, कितनी आ गई 2। सी की वैल्यू निकाल दी 5। सी बराबर कितना आ गया, तो सी बराबर ए का x प्रतिशत, तो सी बराबर ए इंटू x/100। सी की वैल्यू रखी और एक्स की वैल्यू रखी, सॉरी ए की वैल्यू रखी 1, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल ली, कितनी प्रतिशत आ गई 500% आ गई। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है A man's annual income has increased by 5 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. He now pays rupees 10,000 more income tax. इंक्रीज्ड इनकम उसकी क्या होगी, यही पूछा है आपसे। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब इसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब इसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। बढ़ी हुई आय आपसे पूछा है, तो इसमें ध्यान से समझिएगा कि एक व्यक्ति की आय पहले कुछ भी रही हो, तो हमने माना कि उसकी इनिशियल इनकम कितनी है x लाख है। ठीक है, बढ़ने के बाद जो उसकी इनकम हो गई वो कितनी हो गई x + 5 लाख। ठीक है, 5 लाख से बढ़ गई। अब आपसे पूछा है कि अगर जो उसका आयकर है, जो उसका इनकम टैक्स है, पहले वो 12% लगता था, अब कितना परसेंट लग रहा है 10% लग रहा है, लेकिन फिर भी उसको कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है 10,000 रुपये। मतलब 12% कितने पे लगता था, 12% उसके इनिशियल इनकम पे लगता था एक्स पे। ठीक है, और 10% किस पे लग रहा है उसके बाद वाले इनकम में, मतलब x + 5 लाख पे लग रहा है। ठीक है, तो जो x + 5 लाख पे 10% है, वो x लाख पे 12% से कितना ज़्यादा है 10,000 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 10,000। यही तो बात हुई कि भाई उसको जो है पहले कितना परसेंट देना पड़ता था 12%, अभी कितना देना पड़ रहा है 10%। तो किस पे दे रहा है, बढ़ने के बाद जो आय है उसकी कितनी x + 5 लाख उसी पे देना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन ये 10,000 हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो 10,000 को भी लाख में बदलना पड़ेगा, क्योंकि x + 5 और x सब लाख में है, तो लाख में बदलने के लिए हमने क्या किया 1 लाख से भाग कर दिया। कितना आ गया 1/10 लाख। 10,000 का मतलब हुआ 1/10 लाख। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ये 10x/100 ये हमने सॉल्व किया, 10x/100 हो गया। ठीक है, प्लस 5 × 10/100, तो हमने इसको काट दिया, 50/100 को 1/2 आ गया, माइनस 12x/100 = आ गया 1/10। अब क्या करना है यहाँ पे, अब इस 10x में से 12x को घटाएंगे तो माइनस का 2x आएगा, और माइनस 2x को हम ये इधर भेज देंगे, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 2x बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, अब इस 1/10 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 माइनस 1/10। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे आ जाएगा 10 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10 और 2 का एलसीएम होगा 10। तो यहाँ पे हो गया 10/2 मतलब 5, यहाँ ऊपर आ गया, और 10/10 1 आया, तो 5 में से 1 गया, कितना 4। आंसर कितना हो गया 4/10। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया ये 4/10। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू आ गई आपकी जो है 4 × 10/2 = कितनी आ गई 20 लाख। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 20 लाख। इंक्रीज इनकम कितनी हो गई x + 5, तो मतलब 20 और +5 कितना हो गया 25 लाख। तो जो बढ़ी हुई इनकम उसकी कितनी हो गई 25 लाख। एक बार फिर से समझिएगा, इसमें इसकी इनिशियल इनकम को कितना माना हमने x लाख। ठीक है, बढ़ने के बाद कितनी इनकम हो गई x + 5 लाख। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो x + 5 लाख पे 10% है, वो x पे के 12% से 10,000 ज़्यादा है, तो हमने घटा दिया, कितना आना चाहिए 10,000। 10,000 को लाख में बदल लिया तो कितना आ गया 1/10। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको हमने सॉल्व किया 10x/100 50/100 माइनस 12x/100। 10x 12x को सॉल्व किया तो 2x/100 आ गया, और 50/100 को सॉल्व किया तो 1/2। अब यहाँ पे आ गया आपका 2x/100 = 1/2 माइनस 1/10। इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एलसीएम लिया 10 आया, और यहाँ पे आ गया जो है आपका ऊपर 5 माइनस 1 4/10। तो x की वैल्यू आई 4 × 10/2 आ गई 20 लाख। तो इंक्रीज इनकम इसकी कितनी आ गई 25 लाख। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।